नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का इतिहास की कक्षा में हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, स्वागत करता हूं। तो इतिहास के अंतर्गत हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था। कौन सा चैप्टर चल रहा है? चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा है और इसका आज पार्ट नंबर कौन सा पढ़ेंगे? सेकंड पार्ट पढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि इतिहास के अंदर चैप्टर थोड़े बड़े होते हैं ना, उसको 3-4 पार्टों में बनाया जाता है। तो आज इसका अपन पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है ना? ओके, तो यहाँ आज हम पढ़ेंगे यह जो हड़प्पा सभ्यता है, हम मोहनजोदड़ो को पढ़ रहे थे, उसका गृह स्थापत्य यानी उसका घर निर्माण कैसे था। गृह स्थापत्य का मतलब है घर निर्माण, यानी घरों का निर्माण उनका कैसे था, किस प्रकार से था। यहां से बड़ा प्रश्न उठेगा, मोहनजोदड़ो से ध्यान रख लेना, ठीक है ना? उनके घर की विशेषताएं पूछेगा आपसे। क्या पूछेगा? घर की विशेषताएं पूछ सकता है। तो यहां से बड़ा प्रश्न उठेगा, यहाँ की बातें हैं वो ध्यान में रखना। देखिएगा, मोहनजोदड़ो का जो निचला शहर है ना, निचला शहर है वो आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। आवासीय भवन, इनमें से कई एक आंगन पर केंद्रित थे, इसके चारों ओर कमरे बने हुए। कहने का मतलब है यहाँ बीच में क्या था दोस्तों? आंगन है, ये आंगन है और इसके चारों ओर क्या होते थे? कमरे बने होते थे। क्या होते थे? कमरे बने होते हैं, ठीक है। इसके चारों ओर कमरे बने, संभवतः आंगन होता था, खाना पकाने और कटाई करने जैसी गतिविधियों का केंद्र भी होता था। खास तौर पर से गर्म और शुष्क मौसम में यहाँ लोग इकट्ठे होकर के बैठते थे, खाना खाते थे या फिर कटाई का जो कार्य करते थे उसके लिए एक विशेष स्थान होता था। यहाँ एक अन्य रोचक पहलू, लोगों द्वारा अपने एकांतता को दिया जाने वाला महत्व था। भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं होती थी। भूमि तल पे जो दीवारें बनी होती, जैसे आजकल हमारे कमरों में खिड़कियां होती है, वैसा मोहनजोदड़ो में खिड़कियां नहीं मिली है दोस्तों। और इसका आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता था। हर घर का ईंटों के फर्श से बना अपना एक स्नान घर होता था। घर के ईंटों के फर्श से, इसका ईंटों का जो फर्श बना होता, एक घर के अंदर क्या होता था? स्नान घर होता था, जिसकी नालियां दीवारों के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी हुई होती थी, ठीक है ना? यानी स्नान घर का जो बाथरूम है उसका जो पानी है वो शहर की अन्य नालियों में जाकर के मिलता था। दूसरा तल दोस्तों, छत पर जाने हेतु बनाई गई सीढ़ियों के अवशेष मिले कि ये एक मंजिल से दूसरी मंजिल यानी छत के ऊपर भी जाते थे। और वो कैसे जाते थे? वहां सीढ़ियों के प्रमाण मिले, सीढ़ी मिली है तो मतलब वो छत पर भी जाते थे, क्योंकि सीढ़ी काम कैसे आएगी? छत पर जाने के लिए। कई आवासों में कुएं तो अधिकांश एक ऐसे कक्ष बनाए गए हैं जिसमें बाहर से आया जा सकता था। इनका प्रयोग संभवतः राहगीरों द्वारा किया जाता था। जैसे अपने घरों में कमरा होता है बाहर के लोगों के लिए आने जाने के लिए, बैठक के लिए, ठीक है ना? विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या लगभग कितनी थी? 700 थी। मोहनजोदड़ो में कुओं की संख्या कितनी है? 700 संख्या थी। यह अनुमान लगाया किसने? इतिहासकारों ने केवल इसमें अनुमान लगाया है दोस्तों, ठीक है। ये है दोस्तों मोहनजोदड़ो का घर, ठीक है ना? ये देखिएगा, इस प्रकार से यहां निर्माण है। तो ये आपको दिख रहा होगा किस प्रकार से ऊपर की। और ये देखिएगा, हाँ, ये पक्की नाली इधर पानी निकलने के लिए। ये देखिएगा कितना सुंदर और स्पष्ट, बहुत बढ़िया वाला आपको भवन दिख रहा होगा, है ना? हाँ जी, बिल्कुल। ये जो कमरा नंबर 6 दिख रहा है क्या आपको? कमरा नंबर 6, कमरा नंबर 6 कहां है? ये कमरा नंबर 6। इसमें क्या है? कुआं। इसमें क्या है दोस्तों? कुआं है। इसमें पानी के लिए कुआं बना है, ठीक है ना? हाँ, तो इसको देख सकते हो आप। ये इसका भवन है, काफी देखने में सुंदर लग रहा है दोस्तों। ये जो इस इधर वाली साइड की जो बातें हैं इसको पढ़ते हैं। हाँ, अब इनकी जो नालियां होती थी, नालियों के विषय में मैके लिखते हैं कि निश्चित रूप से यह अब तक खोजी गई सर्वथा संपूर्ण प्राचीन प्रणाली है। हर आवास गली की नालियों से जोड़ा गया है। मुख्य नाले गारे से जमाई गई ईंटों से बने थे। इन्हें ऐसे ईंटों से ढका गया था जिन्हें सफाई के लिए हटाया जा सके। कुछ स्थानों पर ढक्कन के लिए चूना पत्थर की पट्टिकाएं, यानी पानी की जो नलियां होती थी, नाली जो होती थी, उसको चूने पत्थर से ढका भी जाता था, ठीक है ना? ये नाली ओपन नहीं होती थी, ठीक है ना? या मलकुंड में खाली होती थी जिसमें ठोस पदार्थ जमा हो जाते थे और ये नालियों का पानी एक कुंड के अंदर जाकर के जमा हो जाता था, ठीक है ना? बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। ये इनकी विशेषताएं हैं दोस्तों। और इसमें क्या कहा है?
अर्नेस्ट मैके अर्ली इंडियन सिविलाइजेशन 1948 के अंदर इसको बताया कि नाली के सफाई के बाद कचरे को हमेशा हटाया नहीं जाता था, जो कि बड़े कुंड के अंदर मौजूद हो जाते थे। जल निकास प्रणाली केवल बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि छोटी बस्तियों भी मिली थी। उदाहरण के लोथल में आवास के निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था, वहां नालियां क्या है, पक्की ईंटों से बनाई गई थी। तो दोस्तों मकान, रहने का आवास स्थल जैसे भी कच्चा हो सकता है, लेकिन जो हाँ पानी की जो नालियां बनाई गई है ना, वो ईंटों की बनी होती है, वो नालियां पक्की होती थी। इसका एक उदाहरण भी यहाँ दिया गया है, लोथल। लोथल कहाँ है, गुजरात के अंतर्गत है, और वहां मकान बस्ती जो है, रहने का स्थान है, वो कैसे मिला, कच्ची ईंटों में मिला। लेकिन पानी की निकासी की प्रणाली कैसी है, वहां पक्की ईंटों से बनी हुई है। ओके जी बिल्कुल। अब देखिएगा, ये चित्र से आपको पूरा स्पष्ट नजर आ जाएगा कि यहाँ पर क्या है, विशाल आंगन है, महाविद्यालय है, स्तूप क्षेत्र है, मार्शल द्वारा खोजी गई यहाँ पर गहरी खाई है, माल गोदाम है, ये सीढ़ियां हैं, यहाँ खोदा गया कुआं है। आप चित्र को ध्यान से देखो, ये क्या है, ये एक दुर्ग है, ठीक है ना। हाँ, इस दुर्ग का चित्र आपके सामने है, और दुर्ग पर हमें ऐसी संरचनाओं के साक्ष्य मिलते हैं जिनका प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता है, ठीक है ना। इसमें एक माल गोदाम एक ऐसी विशाल संरचना जिसके ईंटों से बने केवल निचले हिस्से शेष है। माल गोदाम का मतलब क्या होता है, एक बड़ा भवन जिसमें माल को रखा जाता है, सामान को रखा जाता है, उसको माल गोदाम कहा जाता है। जबकि ऊपरी से संबंध लकड़ी से बने होते थे, जो बहुत पहले ही नष्ट हो गए थे। और विशाल स्नानागार भी इसमें शामिल है, इसमें एक विशाल स्नानागार भी मिला है दोस्तों, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एक विशाल स्नानागार है, इतना बड़ा यह नहाने का स्नानागार है दोस्तों। विशाल स्नानागार आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है। स्नानागार का आकृति कैसी है, आयताकार है। आयत का आपको पता होगा, आमने सामने की भुजाएं आयत में होती, बराबर होती है, वैसे ही इसमें मिला है। और एक गलियारे से घिरा हुआ है। जलाशय के तल तक जाने के लिए उसके उत्तरी और दक्षिणी भाग में 2 सीढ़ियां बनी थी। जलाशय में नीचे जाने के लिए ऊपर से 2, इसके अंदर 2 क्या होती थी, सीढ़ियां होती थी। ये सीढ़ियां हैं दोस्तों, यहाँ ये सीढ़ियां होती थी नीचे जाने के लिए, फिर वहां जाकर वो अपना नहाने का प्रोग्राम कर सकता था, ठीक है ना। हाँ, ये चित्र और देख लीजिएगा आराम से। तो मोहनजोदड़ो के दुर्ग के बारे में जानकारी, इस दुर्ग को इंपॉर्टेंट है, यहां इसको याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। जिनमें एक बड़ा कुआं मिला है, जलाशय से पानी एक बड़े नाले में बहा जाता था। इसके उत्तर में एक गली से दूसरी गली की ओर अपेक्षाकृत छोटी संरचना थी, जिससे 8 स्नानागार बनाए गए थे। एक गलियारे के दोनों ओर 4-4 स्नानागार बने थे। प्रत्येक स्नानागार से नलियां गलियारे के साथ साथ बने एक नाले में मिलती थी। अनोखापन दुर्ग क्षेत्र में कई विशिष्ट संरचनाओं के साथ मिलता था। एक बड़ा स्नानागार इसमें देखा गया है, ठीक है ना। ओके जी। अब इसमें प्रश्न पुटअप हुआ है, क्या दुर्ग पर माल गोदाम था, स्नानागार के अतिरिक्त कुछ अन्य संरचनाएं भी है, वो यहाँ आपको पता है, जो बताई गई बातें उनको यहाँ पर लिखना है। यहां से संभावित प्रश्न पुटअप हो सकता है। मोहनजोदड़ो के कौन से वास्तुकला संबंधी लक्ष्य नियोजन की ओर संकेत करते हैं, इस चीज का भी हमने पढ़ा है। ये दोस्तों दुर्ग का नक्शा आप लोगों के सामने है, ठीक है ना। हाँ, सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन, किसका, सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन। जी, अब उनका समाज से रिलेशन कैसा रहा है। सामाजिक भिन्नताओं का मतलब होता है समाज से रिलेशन। सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन करेंगे, लेकिन अवलोकन के बाद इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे समाधान। सबका धान यानी समाधान, सबको कैसे रखते थे, किस प्रकार से उनका अंतिम संस्कार करते थे। पुरातत्वविद यह जानने के लिए क्या कि किसी संस्कृति विशेष में रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक तथा आर्थिक विभिन्नताएं थी या फिर वो एक जैसे हैं। इन सभी के लिए मिस्र के एक विशाल पिरामिड, जिनमें से कुछ हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे, मिस्र के पिरामिड से मिले हैं। इनमें कुछ पिरामिड राजकीय समाधान थे, जो बहुत बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाई गई थी। हड़प्पा स्थलों से मिले समाधानों में आमतौर पर मृतकों के गर्तों में दफनाया गया था। कभी कभी समाधान गर्त की बनावट एक दूसरे से भिन्न होती थी, अलग होती थी। कुछ स्थानों पर गर्त के स्थानों पर ईंटों की चिनाई की गई थी। क्या ये विविधताएं सामाजिक भिन्नताओं की ओर संकेत करती है, कहना कठिन है। यानी जो समाधान है, आप बोल सकते हो ये जो समाधान है, इनमें भी अलग अलग क्या मिलती है, विभिन्नताएं मिली है दोस्तों। एक अलग अलग विभिन्नताएं मिली है। कुछ कवरों में क्या मिला है, मर्द भांड,
भिन्नताएं कैसे मिली है? कुछ कब्रों में सब के साथ क्या मिले? मृद भांड मिले, यानी मिट्टी के बर्तन मिले। तो कुछ के साथ में क्या मिले? आभूषण मिले। क्या मिले? आभूषण। तो ये भिन्नताएं हो गई है, जो कि एक ऐसी मान्यता की ओर संकेत करते हैं जिसके अनुसार इन वस्तुओं का मृत्युपरांत प्रयोग किया जा सकता। पुरुष और महिलाओं दोनों के समाधानों से आभूषण मिले। दोनों, पुरुष की सब हो या चाहे महिला का समाधान हो, दोनों में क्या मिला है दोस्तों? आभूषण मिले हैं। 1980 के दशक के मध्य से हड़प्पा के कब्रिस्तान में हुए उत्खनन से एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के 3 छल्ले, जेस्पर, शंख के 3 छल्ले, जेस्पर क्या होता है? एक प्रकार का रत्न होता है, उपरत्न होता है, के मन के तथा सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मन को भी इसी के अंतर्गत मिले हैं। एक आभूषण मिला था दोस्तों, ठीक है ना? कब मिला था? 1980 के दशक में ये चीजें मिली थी, ठीक है ना? हाँ, ओके। परंतु कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों के मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं था। विलासिता की वस्तुओं की खोज, विलासिता का मतलब होता है भोग विलास, भोग विलास का मतलब होता है अंधविश्वास। जादू टोना, ये होता है अंधविश्वास, ठीक है ना? हाँ, इनमें क्या था? सामाजिक भिन्नताओं को पहचानने के लिए अन्य विधि ऐसी पुरावस्तुओं का अध्ययन, जिन्हें पुरातत्वविद मोटे तौर पर उपयोगी तथा विलास की वस्तुओं में वर्गीकृत करते हैं। पहले वर्ग में रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं सम्मिलित है, जिन्हें पत्थर अथवा मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थों से आसानी से बनाया जा सकता है। इनमें क्या है? चकियां हैं, मृद भांड है, सुइयां मिली है, झावा आदि शामिल है। ये दोस्तों, ये फ्योन से बना एक पात्र है, ठीक है ना? हाँ, ये वस्तुएं सामान्य रूप से बस्ती में सर्वत्र पाई जाती है। पुरातत्वविद उन वस्तुओं की कीमती मानते हैं जो दुर्लभ हो अथवा महंगी स्थानों पर घिसी हुई अथवा बालू अथवा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण से पकाकर बनाया गया पदार्थ होता था। फोएंस का मतलब समझ गए ना? क्या होता है? घिसी हुई रेत अथवा बालू, बालू मिट्टी का, आप कह सकते हो कि मिट्टी, और मिट्टी के साथ एक चिपचिपा पदार्थ होता था। मिट्टी के साथ एक क्या होता था? चिपचिपा पदार्थ होता था, चिपचिपा पदार्थ प्लस क्या होती थी? मिट्टी। इनसे मिलकर जो बना होता था उसको फ्योन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्योन्स कहा जाता है। कि छोटे पत्थर समझ कीमती माने, क्योंकि इन्हें बनाना कठिन था। ये छोटे पत्थर हैं, इनको काफी क्या माना गया था? कीमती माना गया है। ओके, फ्योन से बना पत्थर, किससे बना है? फ्योन से बना पत्थर। यहां देखिएगा कुछ बातें हैं यहां पर इंपॉर्टेंट। स्थिति तब और जटिल हो जाती जब हम रोजमर्रा के प्रयोग की वस्तु से तकलियां जो फैंस से दुर्लभ पदार्थ से बनी मिलती हैं, क्या हम इनका वर्गीकरण उपयोगी या फिर विलास की वस्तुओं के रूप में कर सकते हैं? यदि हम ऐसी पुरातत्व वस्तु का वितरण अध्ययन करें तो हमें पता है कि महंगे पदार्थों से बनी दुर्लभ वस्तुएं सामान्यतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी वस्तुओं में क्या थी? केंद्रित है। छोटी वस्तुओं में ये बिरले ही मिलते हैं। उदाहरण के लिए फ्योन से बने लघु पात्र जो संभवतः सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप में प्रयुक्त होते थे, अधिकांशतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिले हैं। कालीबंगा जैसी छोटी बस्तियों से बिल्कुल नहीं मिला है। सोना भी दुर्लभ था, संभवतः आज की तरह कीमती था। सोना आज भी कीमती था, सोना पहले भी कीमती था दोस्तों, गोल्ड। और इनमें स्वर्ण आभूषण संचयों से प्राप्त होता है, ठीक है ना? तो संचय शब्द लोगों द्वारा सावधानी पूर्वक अधिकांशतः पात्रों जैसे कि घड़ों में रखी गई वस्तुओं के लिए प्रयुक्त किया जाता था। संचय किसी चीज को घड़े में रखकर, घड़े में रखना, ठीक है ना? हाँ, ये मटका है, घड़ा है, उसमें संग्रहित करके रखना क्या कहलाता है? संचय कहलाता है। ऐसे संचय आभूषणों के हो सकते थे। आजकल भी क्या होता है, घर में जो अब आजकल तो थोड़ा सा प्रचलन कम हो गया। पहले क्या होता था दोस्तों, घर में जैसे भी किसी बहू के जैसे सोने चांदी के गहने ना, उन सोने चांदी गहने को एक मटके में रखते थे। अब मटके का मुंह बंद करके उसको धरती में गाड़ देते थे कि कहीं चोरी न हो जाए। आजकल तो अपने सेफ्टी ज्यादा होने लगी, तो पहले चोरी का डर ज्यादा होता था, तो क्या होता था? मटके में रख करके नीचे जमीन में गाड़ देते थे। तो वो ही कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है यहाँ, ठीक है? शिल्प उत्पादन में जानकारी, शिल्प उत्पादन की जानकारी देखिएगा। चहुंदड़ों की चिन्हित कीजिए। मानचित्र एक में चहुंदड़ों को चित्र अभी दिखाएंगे आपको। यह मोहनजोदड़ो की तुलना में एक बहुत छोटी बस्ती है। चहुंदड़ो एक छोटी बस्ती है मोहनजोदड़ो की अपेक्षा, क्योंकि मोहनजोदड़ो एक बड़ा हुआ फैला भाग है।
ये पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में संलग्न थी। चहुंदड़ो शिल्प उत्पादन में, ठीक है ना। चहुंदड़ो किस में इंपॉर्टेंट है, चहुंदड़ो ये शिल्प उत्पादन में, शिल्पकारी जैसे मनका बनाना, शंख की कटाई करना, धातु के उपहार, मोहर निर्माण, बाट बनाना, ये किस में सम्मिलित है, ये चहुंदड़ों में सम्मिलित है दोस्तों। मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों की विविधता उल्लेखनीय है। कार्निलियन सुंदर लाल रंग का जेस्पर, स्फटिक, क्वार्टाइज तथा शेल जैसे पत्थर, यहाँ तांबा, कांस्य और सोने जैसी धातुएं, तो शंख, फर्नेस और पक्की मिट्टी सभी का प्रयोग मनके बनाने में होता था दोस्तों। मनके 2 या से अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाया जाता था। कुछ सोने के टोप वाले पत्थर होते थे, सोने के जैसे टोप वाले, उनको बेलनाकार, चक्राकार, गोलाकार, ढोलाकार तथा खंडित करके बनाया जाता था। इनका चित्र देखिएगा, औजार था मनके, ये देखिएगा चित्र, ये है, ये आपके मनके हैं, ठीक है ना। ये बनिया बनाया गया है, इनको देखो ये पत्थर से बनाए गए हैं दोस्तों। किससे बनाए गए हैं, पत्थर से, जो कि सोने जैसे पत्थर दिखते हैं। ओके, यस, ये औजार है। और ये आप देख सकते हो यहां पर, ये भी चित्र आपको दिखाया गया है। मनके बनाने की तकनीकी से प्रयुक्त अनुसार विभिन्नताएं हैं। सेलखड़ी जो एक बहुत मुलायम पत्थर है, ये सेलखड़ी पत्थर से बनाए गए हैं, आसानी से कार्य हो जाता था। कुछ मनके सेलखड़ी चूर्ण के लोभ को सांचे में ढालकर तैयार किए जाते थे। इससे ठोस पत्थरों से बनने वाले केवल ज्यामितीय आकारों के विपरीत कई विविध आकारों के मनके बनाए जाते थे। सेलखड़ी के सूक्ष्म मनके कैसे बनाए जाते हैं, यह प्रश्न प्राचीन तकनीकों के अध्ययन करने में पुरातत्व के लिए एक पहली बना हुआ है कि भाई वो सेलखड़ी पत्थर से मनके कैसे बनाए जाते थे, ये अभी उनके लिए एक संशय बना हुआ है, अभी उसकी पता नहीं चला है, ठीक है ना। पुरातत्वविदों द्वारा किए गए प्रयोगों ने यह दर्शाया है कि कॉर्निलियन का लाल रंग, पीले रंग के कच्चे माल उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। पत्थरों के पिंडों को पहले अपरिष्कृत आकारों में तोड़ा जाता था, ठीक है ना। इन चीजों को ध्यान रखना। इसके अंदर एक तो चहुंदड़ो है, एक लोथल है, और हाल ही में एक धोलावीरा छेद करने के विशिष्ट उपकरण मिले हैं, ध्यान रख लेना। ओके, यस। और यहाँ इन वस्तुओं में क्या है, चूड़ियां, करछियां, पच्चीकारी वस्तुएं, ये शिल्प उत्पादन में मुख्य रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ये मिली है। देखिएगा, ये मृण मूर्ति है, ये मिट्टी की मूर्ति बनी हुई है, ठीक है ना। हाँ, मृण मूर्ति, ये किसकी, मिट्टी की मूर्ति है दोस्तों, मिट्टी की मूर्ति, ठीक है ना। हाँ, इस प्रकार यह संभव है, इनको एक दूसरे से स्थानांतरित भी किया जाता था। शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान के लिए पुरातत्वविद सामान्यतः निम्नलिखित को ढूंढते हैं: प्रस्तर पिंड, पूरे शंख, तांबा, ऐसा कच्चे माल, औजार, अपूर्ण वस्तुओं को। चित्र 1.15 मिट्टी की मूर्तियां बनाई गई हैं, ठीक है ना। ओके, तो ये मूर्ति को आप देख सकते हो। भारतीय इतिहास के कुछ विषय इसके अंदर यहां तक कि ये भी देखिएगा, कुछ बर्तन यहां आपको दिखाए गए हैं, मृद भांड इनको बोले गए हैं, लेकिन ये तांबे और कांसे से बने हुए हैं। ये किससे बने हैं, ये तांबे और कांसे से बने हैं, तांबे या कांसे से ये बने होते हैं, ठीक है ना। हाँ, आज भी आप घरों में देख सकते हो तांबे और कांसे का प्राचीन बर्तन मिलता है। यहां तक कि कूड़ा करकट शिल्प कार्यों के सबसे अच्छे संकेतकों में एक है। उदाहरण के लिए यदि वस्तुओं के निर्माण के लिए शंख अथवा पत्थर को काटा जाता था तो इन पदार्थों के टुकड़े कूड़े के रूप में उत्पादन के स्थान पर फेंक दिए जाते थे दोस्तों। कभी कभी बड़े बेकार टुकड़ों को छोटे आकार की वस्तु बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था, पर छोटे छोटे टुकड़ों को कार्यस्थल पर ही छोड़ दिया जाता था। ये इसके हमें क्या, जब किसी के मान लो इसका निर्माण किया जा रहा है और जब इसकी कटाई की तो इसके छोटे छोटे टुकड़े जो बच गए ना, वो दोस्तों यहीं पे रह गए। और यही हमारा एक प्रमाण मिला है इन टुकड़ों से ही कि वो तांबे और या फिर कांसे से बर्तन बनाते होंगे। और वो ये बनाने के लिए माल प्राप्त कैसे करते थे उसको भी देखिएगा। कच्चे माल का प्रयोग कहां से करते थे, तो हालांकि कुछ जैसे कि मिट्टी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध थे, कुछ अन्य जैसे पत्थर, लकड़ी तथा धातु जलोढ़ मैदान से बाहर के क्षेत्रों से मंगाने पड़ते थे। बैलगाड़ियों के मिट्टी से बने खिलौने के प्रतिरूप संकेत करते हैं कि यह सामान था लोगों के लिए स्थल मार्गों द्वारा परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन था।
परिवहन से इनको मंगाया भी जाता था, ठीक है। और ये नदी मार्गों के साथ इसको लेकर के आते थे। उप महाद्वीप था, उसके आगे से आने वाले माल, महाद्वीप उप महाद्वीप, उसके आगे से भी माल कैसे आता था उसकी जानकारी भी इसी के अंतर दी गई है। वो कहां कहां से आता था, देखो उपमहाद्वीप से आगे, इसमें एक तो है अफगानिस्तान में सोरतुगई, ये स्थान है। अत्यंत कीमती माने जाने वाले नीले रंग के पत्थर लाजवर्द मणि के सबसे अच्छे स्रोत के निकट स्थित था। लोथल की कॉर्निलिस गुजरात में, भड़ोच सेलखड़ी दक्षिण राजस्थान था, उत्तरी गुजरात से धातु राजस्थान के स्रोतों के निकट स्थित था। इस चीज को ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये बातें परीक्षा की दृष्टि से। कच्चा माल प्राप्त करने के लिए एक अन्य नीति थी। राजस्थान के लिए खेतड़ी अंचल तांबे के लिए था, दक्षिणी भारत सोने के लिए जैसे क्षेत्रों में अभियान भेजना था। इन अभियानों के माध्यम से स्थानीय समुदाय के साथ संपर्क स्थापित किया जाता था। स्थानीय लोगों से संपर्क के माध्यम से इनको आवागमन किया जाता था। दोस्तों तो ये देखिएगा, इस प्रकार ये मैप में दिखाया गया है कहाँ हड़प्पा है, देखिएगा ये हमारा हड़प्पा है, यहाँ हड़प्पा खोदा गया स्थल है, फिर लोथल है, ठीक है ना, ये सुकांगेडोर है, ठीक है ना। हाँ, तो यहां से माल को इधर उधर लाया जाए तो ये परिवहन के माध्यम से ही हो सकता था। किसके माध्यम से? परिवहन के माध्यम से, ठीक है ना। हाँ, सुदूर क्षेत्रों से संपर्क कैसे थे? ये एक मर्तवान मिला है, क्या मिला दोस्तों? मर्तवान। हाल ही में पुरातात्विक खोजें इंगित करती है कि तांबा संभवतः अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व छोर पर स्थित ओमान से भी लाया जाता था। कहां से लाया जाता था? ओमान। तांबा कहां से? ओमान से। रासायनिक विश्लेषण दर्शाते कि ओमानी तांबे तथा हड़प्पाई पुरावस्तुओं के दोनों में निकलने के अंश मिले हैं, जो दोनों के साझा उद्भव की ओर संकेत करते हैं। संपर्क के ओर भी संकेत मिलते हैं। एक विशिष्ट प्रकार का पात्र तथा एक बड़ा हड़प्पाई मर्तवान जिसके ऊपर काली मिट्टी का एक मोटी परत चढ़ाई गई है, ठीक है ना, ओमानी स्थल से मिला है। ऐसी मोटी परत तरल पदार्थों की रिसाव को रोक देती है। यह नहीं पता कि इन पात्रों में क्या रखा जाता था। यह संभव है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग इसमें रखे सामान को ओमनी तांबे से विनिमय करते थे। दोस्तों ये देखिएगा, ये औजार बना हुआ है और इस पर काली मिट्टी, क्या काली मिट्टी से पोत दिया गया है और इसमें एक मोटी परत बनाई गई है। मिट्टी की क्या बनाई गई है? मोटी परत, मिट्टी की मोटी परत। मोटी परत, मोटी परत के लिए क्या है? इसमें क्या रिसाव नहीं हो। अब कई बार क्या होता है, कोई चीज डालते हैं उसमें रिसाव वो करने लग जाती है, रिसने लग जाती है। तो मोटी परत इस बनाने के बाद इसमें कोई वस्तु डालते हैं, कोई चीज डालते हैं, इसमें चीज का रिसाव नहीं होता। ये ओमान में मिला है, इसका नाम है हड़प्पा से मिलने का इसको हड़प्पाई मर्तवान कहा जाता है, मृतवान। ओके, यस। कोई भी समस्या? ये देखिए कुछ चित्र और दिखाई दे रहे हैं। तीसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में दिनांकित मेसोपोटामिया के लाखों में मगान, जो संभवतः ओमान के लिए प्रयुक्त नाम था, नामक क्षेत्र से तांबे के आगमन के संदर्भ मिलते हैं। यह रोचक बात यह है कि मेसोपोटामिया के स्थलों से मिले तांबे में भी निकल के अंश मिले हैं, तांबा और निकल के अंश मिले हैं। लंबी दूरी के संपर्कों की ओर से संकेत करने वाली अन्य पुरातात्विक खोजों में हड़प्पाई मोहरे हैं, बाट हैं, पासे हैं, इसमें मनके क्या है? शामिल हैं, ठीक है ना। और मेसोपोटामिया के लेख दिलमुन और मगान मेलुआ संभवतः हड़प्पाई क्षेत्रों के लिए प्रयुक्त शब्द नामक क्षेत्रों से संपर्क में जानकारी मिलती है। मेसोपोटामिया में स्थानों को याद रखना, एक तो दिलमुन है, एक मगान है और एक मेलुआ। ये कहां मिले हैं दोस्तों? ये मेसोपोटामिया में मिले हैं, ठीक है ना। हाँ, और ये जो चित्र है ये किसका है? ये चित्र दोस्तों बेल का है। किसका? बेल का। और बेल कैसा है? यह मेसोपोटामिया की एक विशिष्ट बेलनाकार मोहर है। ये तो एक बेलनाकार क्या है? मोहर है, ठीक है ना। और इस मोहर के ऊपर क्या बना है? कुबड़दार बेल। ये बेल होता है, इसके ऊपर कुबड़ लिखड़ी हुई है। ये देखो, ये इसके ऊपर कुबड़ लगी हुई है। ये यहाँ पे बेल का मुंह है और ये इधर से ये बेल बना हुआ है। तो ये क्या है? इसकी कुबड़ है, ठीक है ना। तो कुबड़दार बेल मिला है और ये एक मोहर के रूप में हमें प्राप्त हुआ है। और इसके अंदर मेलुआ के विषय में एक मेसोपोटामिया मिथक यह बताता है कि तुम्हारा पक्षी हाजी पक्षी हो, उसके बाद राज प्रसाद में सुनाई दे
और कई पुरातत्वविदों का मानना है कि हाजी पक्षी मोर था। यहाँ पक्षियों का लगाव भी रखा है, मोर को हाजी पक्षी के रूप में पाया गया है। नाव के चित्र वाली मोहर, ये देखिएगा, ये नाव है, ये मोहर पर अंकित है, ठीक है ना, ओके। हाँ, पता चल गया। हाँ, ये मोहर है, हाँ ये नाव की है, ये और देखिएगा, ये अक्षर है, हाँ संकेत है, ये देख लिए, एक प्राचीन सूचना पट के अक्षर है, ओके यस। मोहरे और मुद्रांकन, मोहरे और मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्क को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। कल्पना कीजिए कि सामान से भरा एक थैला और एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा गया, उसका मुख रस्सी से बांधा गया था, गांठ पर थोड़ी गीली मिट्टी जमा कर एक अधिक मोहरों में दबाया गया था, जिसमें मिट्टी पर मोहरों का छाप पड़ गई थी। यदि इस थैले के अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने तक मुद्रांकन अक्षुण्ण रहा तो इसका अर्थ है कि थैले के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई थी। मुद्रांकन से प्रेषक की पहचान की अभी पता चल जाता था। ये देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है, किसी चीज को जब भेजते थे ना तो एक मोहर का उसके ऊपर निशान छोड़ते थे, ये मोहर है इसके ऊपर निशान छोड़ते थे। यदि आप उस थैले को खोलोगे, उसके साथ छेड़खानी करोगे तो ये मोहर का जो निशान है ना, ये मिट जाता था, ये मिट जाता था। तो अगला सोचता था कि इस थैले के साथ क्या की गई, छेड़खानी की गई है, तो इसलिए अपने सुविधा के अनुसार दोस्तों ये मोहरे यहाँ पर छोड़ देते थे लगा करके। एक रहस्यमयी लिपि थी यहां, ठीक है ना। हड़पाई मोहरों में एक पंक्ति में कुछ लिखा है जो संभवतः मालिक के नाम पदवी को दर्शाता है। विद्वानों ने यह सुझाव भी दिया कि इन पर बना चित्र आमतौर पर एक जानवर अनपढ़ लोगों को सांकेतिक रूप से इसका अर्थ बताता था, ठीक है ना। अधिकांश अभिलेख संक्षिप्त हैं, सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह हैं। कितने चिन्ह हैं? 26। हालांकि यह लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकती है। निश्चित रूप से यह वर्णमालीय थी, यह प्रत्येक चिन्ह एक स्वर अथवा व्यंजन को दर्शाता है नहीं, क्योंकि इसमें चिन्हों की संख्या कहीं अधिक है, लगभग 375 से 400 के बीच यहाँ अक्षरों, और ऐसे प्रतीत होता है कि यह लिपि दाई से बाई ओर लिखते थे, दाई से बाई ओर। दाई से बाई का मतलब है ये आपका बायां भाग है, ठीक है ना, और ये आपका क्या है, दायां भाग है। आज की जो लिपि होती है अब ऐसे लिखते हैं, लेकिन यहां इस प्रकार से लिखा जाता था, ठीक है, दाएं से बाएं की ओर, यानी इस साइड से इस साइड, ये लिपि लिखने का तरीका था। और आज की अपन लिपि कौन सी लिखते हैं? बाएं से दाएं की ओर लिखते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो अब हम उन विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं जिन पर लिखावट मिली है। मोहरे हैं, तांबे के औजार हैं, मर्दबानों के अवंट है, तांबे तथा मिट्टी की लघु पट्टिकाएं मिलती हैं, आभूषण मिलती हैं, अस्थि छड़े मिलती हैं, और यहाँ तक कि एक प्राचीन सूचना पट भी मिला है। याद रखिए, हो सकता है इन नष्ट प्राय वस्तुओं पर भी लिखा जाता हो। क्या यह अर्थ लगाया जा सकता है साक्षरता व्यापक थी? क्या सूचना पट मिला है, ये लिपि मिली है, तो इससे यह भी अंदाजा लगाया सकता है क्या प्राचीन लोग पढ़े लिखे भी थे, क्या उनको कुछ ज्ञान भी था? लेकिन इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता दोस्तों, ठीक है ना। बाट, विनिमय बाटों के एक सूक्ष्म या परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित थे। ये बाट सामान्यतः चरट नामक पत्थर से बनाए जाते हैं। चरट एक पत्थर का प्रकार है। चरट, चरट से क्या बनता था? चरट से दोस्तों बाट बनता था, और बाट किस काम आता था? नाप तोल के काम आता था, नाप तोल के काम आता था, ठीक है। और इन बाटों के निचले मानदंड द्विधारी होते थे, दुगने होते थे। एक बाट हो गया, अब एक का दो दुगना हो गया, 2 से 4, 4 से 8, 8 का दुगना 16 हो गया, 16 का दुगना 32 हो गया, अब 32 का दुगना 64 हो गया। इस प्रकार से चल करके ये 12,800 तक इसके बाटों के माप थे, ये बाटों के नाप है, ठीक है ना। और इन बाटों का प्रयोग आभूषणों था, मनकों को तोलने के लिए किया जाता था। धातु से बने तराजू के पलड़े भी यहाँ मिले हैं, तराजू के पलड़े भी मिले हैं और बाटों भी मिले हैं। और यहाँ बाटों की जो पद्धति है वो एक अलग तरीके से मिली है दोस्तों। ये बाटों की पद्धति और ये बाट किससे बने हैं? चरट नामक पत्थर से बने हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान रखना। तो 12,800 तक का नाप यहाँ पर बाटों के रूप में मिला, ओके यस। प्राचीन सत्ता, हड़पाई समाज में जटिल फैसले लेने और उन्हें
कार्यान्वित करने के संकेत मिलते हैं। उदाहरण के लिए हड़प्पाई वस्तुओं में असाधारण एकरूपता को ही ले, जैसे कि मृदभांड 1.14 में जो पीछे चित्र था हमने देखा था, मोहरे, बाटे और ईंटों का एक स्पष्ट है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ईंट जिनका उत्पादन स्पष्ट रूप से किसी एक केंद्र पर नहीं होता था, जम्मू से गुजरात तक पूरे क्षेत्र का समान अनुपात की थी। हमने यह भी देखा कि अलग अलग कारणों से बस्तियां विशेष स्थानों पर आवश्यकता अनुसार स्थापित की गई थी। इसके अतिरिक्त ईंटें बनाने, विशाल दीवारें, चबूतरों के निर्माण के लिए श्रम संगठित किया जाता था। इन सभी क्रियाकलापों को कौन संगठित करता था? अब इसके प्रासाद और शासक। तो प्रासाद का मतलब होता है महल दोस्तों। प्रासाद का मतलब क्या होता है? महल होता है। और महल और इसमें रहने वाले शासक। इस प्रासाद का मतलब क्या होता है? महल, ठीक है ना। और ये एक राजा का जो चित्र था अभी हमने देखा है, ये कौन है? ये एक पुरोहित है, ब्राह्मण, एक राजा का चित्र है यहां, ठीक है ना। ओके, यस। हाँ, सत्ता के केंद्र अथवा सत्ताधारी लोगों के विषय में पुरातात्विक विवरण हमें कोई त्वरित उत्तर नहीं देते हैं। और पुरातत्वविदों ने मोहनजोदड़ो से मिले एक विशाल भवन को एक प्रासाद की संज्ञा दी है। एक विशाल भवन मिला है, उसी को किसकी संज्ञा दी है दोस्तों? महल की संज्ञा दी गई है। और एक पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई। एक पत्थर की मूर्ति मिली जिसको पुरोहित राजा, अभी हमने चित्र को ऊपर देखा था, ठीक है ना। हाँ, यह नाम आज भी प्रसिद्ध है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पुरातत्वविद मेसोपोटामिया के इतिहास तक वहां के पुरोहित राजाओं से परिचित थे और यही समानता इन्होंने सिंधु क्षेत्र में भी ढूंढी। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, पृष्ठ 23 के ऊपर हड़प्पा सभ्यता की अनुष्ठानिक प्रथाएं अभी तक ठीक प्रकार से समझ नहीं जा सकती है, ये और न ही ये जानने के साधन उपलब्ध हैं। क्या जो लोग इन अनुष्ठानों का निष्पादन करते थे उनके पास राजनीतिक सत्ता होती थी? ये पुरातत्व भी इस बात के मत है कि हड़प्पाई समाज के शासक नहीं थे तथा सभी की सामाजिक स्थिति समान नहीं थी। सभी की सामाजिक स्थिति दोस्तों आज भी समान नहीं है, पहले भी समान नहीं थी। जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि के अपने अलग अलग राजा होते थे कुछ, और यह तर्क देते हैं कि ये एक ही राजा था, जैसे कि पुरावस्तुओं में समानताओं में मिलता है। नियोजित वस्तुओं के साक्ष्य ईंटों के आकार, निश्चित अनुपात का, वस्तुओं के कच्चे माल स्रोत यहाँ मिलते हैं। अब उन सभ्यताओं का अंत कैसे हुआ ये देखिएगा। सभ्यताओं का अंत, यहां से प्रश्न पुटअप होगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है। सभ्यताओं का अंत, सभ्यताओं का समापन कैसे हुआ? ऐसा साक्ष्य मिले कि जिनके अनुसार लगभग 1800 ईसा पूर्व तक चोलिस्तान क्षेत्र में अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया गया था। इसके साथ ही गुजरात, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नई बस्तियों में आबादी बढ़ने लगी थी। ऐसा लगता है कि उत्तर हड़प्पा के क्षेत्र में 1900 ईसा पूर्व के बाद भी अस्तित्व में रहे कुछ चुने हड़प्पा स्थलों की भौतिक संस्कृति में बदलाव आया है दोस्तों। और इसी बदलाव के कारण ऐसा लगता है कि संस्कृति एक समाप्त सी हो गई है, ये बदल सी गई है, ठीक है ना। हाँ, बदलाव आया है। जैसे सभ्यता की विशिष्ट पुरावस्तु में बाटों, मोहरों तथा विशिष्ट मनकों का समाप्त हो गया है। पहले जो कच्चे बाट होते थे, मोहरे होती थी, इनका अब क्या हो गया दोस्तों? समापन हो गया है। लेखन, लंबी दूरी का व्यापार, शिल्प विशेषता का समाप्त हो गई है। सामान्यतः थोड़ी वस्तुओं के लिए निर्माण के लिए थोड़ा ही माल प्रयोग में लाया जाता था। आवास निर्माण की तकनीकी का हावास हुआ है। बड़ी सार्वजनिक संरचनाओं का निर्माण अब होने लगा है, ठीक है ना जी, बिल्कुल। और इसी के माध्यम से अब ऐसा लगने लगा है, और ऐसा लगता है कि एक सुदृढ़ एकीकरण के नेतृत्व संभवतः हड़प्पाई राज्य का अंत हो गया है। मोहरों, लिपि, विशिष्ट मनकों तथा मृद भांडों के लोप, बाटों का प्रयोग अब होने लगा है। शहरों के पतन था परित्याग जैसे परिवर्तनों से इस तरह को बल मिलता है। उपमहाद्वीप को एक पूरी तरह से अलग क्षेत्र में नए शहरों का विकास के लिए सहस्त्रावधि में भी अधिक समय तक इसकी प्रतीक्षा करनी पड़ी है। इस प्रकार से इसका समापन हुआ, क्योंकि बाटों में भी बदलाव आ गया, मोहरों में भी बदलाव आ गया दोस्तों, और जो लिखने की जो लिपि थी इसमें भी बदलाव आ गया है, क्योंकि सभी चीजें नई आने लगी हैं। तो इस लिपि का एक क्या हो गया? समापन सा हो गया है। ये लिपि एक समाप्त सी हो गई है, ठीक है ना। ओके जी,
एक आक्रमण का साक्ष्य भी मिलता है जिसके द्वारा भी ये लिपि क्या हो गई है, ये सभ्यता क्या हो गई है, समाप्त हो गई है। वो आक्रमण का साक्ष्य कौन सा है उसको देखते हैं। डेड मैन लेन एक संकरी गली है जिसकी चौड़ाई 3 से 6 फीट तक परिवर्तित है। वह बिंदु जहां यह गली पश्चिम की ओर मुड़ती 4 फीट था 2 इंच की गहराई के खोपड़ी का भाग था, एक वयस्क की छाती था, हाथ के ऊपरी भाग की हड्डियां मिली है। ठीक है, ये सभी भुरभुरी अवस्था में थी। यह धड़पीठ केवल गली में आड़ा पड़ा हुआ था। पश्चिम की ओर 15 इंच की दूरी पर एक छोटी खोपड़ी के कुछ टुकड़े थे। इस गली का नाम इन्हीं अवशेषों पर आधारित था। जॉन मार्शल मोहनजोदड़ो एंड द इंड्स वायलेंस 1931 से इसको संग्रहण करता है और बताता है कि 1925 में मोहनजोदड़ो के इसी भाग से 16 लोगों की अस्थि पंजर मिले हैं। कितने लोगों की? 16 में। कब? 16 लोगों की अस्थि पंजर। अस्थि पंजर क्या होता है? हड्डियों का ढांचा होता है, और वो हड्डियों के ढांचे किसके साथ मिले? उसके साथ आभूषण भी थे। कब मिला है? 1925। आर.ई.एम. बहिलन ने, जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल थे, इन पुरातात्विक साक्ष्यों का उपमहाद्वीप में ज्ञात प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद के साक्ष्य से संबंध स्थापित करने का प्रयास किया गया। उन्होंने लिखा, ऋग्वेद में पूर्व शब्द का उल्लेख है। ऋग्वेद में पूर्व शब्द का उल्लेख है जिसका अर्थ है प्राचीन, किला या गढ़। पूर्व का अर्थ होता है प्राचीन गढ़ या किला। आर्यों के युद्ध के देवता इंद्र को पुरंदर अर्थात गढ़ विध्वंसक के कहा जाता था। यह भी ध्यान रखना, दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यहां से दोनों बात को ध्यान से सुनो। पूर्व, ऋग्वेद में पूर्व शब्द किसके लिए आता था? प्राचीन किला या गढ़ के लिए। और आर्यों के युद्ध के जो देवता थे इंद्र को पुरंदर कहा जाता था। पुरंदर अर्थात गढ़ विध्वंसक कहा जाता था। ये दुर्ग कहाँ है? या थे पहले ये माना गया था कि ये मिथक मात्र थे, यानी झूठी बात है। हड़प्पा में हाल ही में उत्खनन से मानो परिदृश्य बदल दिया गया है। या हम मुख्यतः अनार्य प्रकार की एक बहुत बड़ी विकसित सभ्यता पाते हैं, जैसे अब प्राप्त जानकारी के अनुसार विशाल किलेबंदियां की गई है। ये सुदृढ़ रूप से स्थिर सभ्यता कैसे नष्ट हुई? हो सकता है जलवायु संबंधी ये सभ्यता कैसे प्रकट हुई? हो सकता है यहाँ पर जलवायु से संबंधित कुछ चीजें नष्ट हो गई हो, आर्थिक अथवा राजनीतिक कमी हो गई हो, इसे कमजोर किया हो, या अधिक संभावना इस बात की है कि जानबूझकर बड़े पैमाने पर किए गए विनाश इसे अंतिम रूप से समाप्त कर दिया गया हो। यह मात्र संयोग ही नहीं हो सकता। मोहनजोदड़ो के अंतिम चरण में आभास होता है कि यहाँ पुरुष, महिला तथा बच्चों के जनसंहार किया गया था। महिलाएं, पुरुष, बच्चों को मारा गया था। पारिस्थितिकी साक्ष्यों के आधार पर इंद्र अभियुक्त माना जाता है। हो सकता है कि यहाँ पर इंद्र भगवान के द्वारा इन बच्चों का जनसंहार किया गया हो। एक प्राकृतिक आपदाएं ऐसी ला दी है जिनके द्वारा इस बस्तियों का क्या हो गया दोस्तों? नष्ट हो गया। जैसे आजकल भारी बारिश, बाढ़, तूफान, भूकंप आता है, ये एक प्रकृति से ही होता है। तो ये इस प्रकृति के रूप में इस इंद्र देवता को भी इसका दोषी मानते हैं, कि अभियुक्त मानते हैं कि इसके हिसाब से भी ये हो सकता है। ठीक है ना? ओके। हाँ, 1960 के दशक में जॉर्ज डेल्स नामक पुरातत्वविद ने मोहनजोदड़ो में जनसंहार के साक्ष्यों पर सवाल उठाए। उन्होंने दिखाया कि उस स्थान पर मिले सभी अस्थिपंजर एक ही काल से संबद्ध नहीं थे। ठीक है ना? हाँ, हालांकि इनमें से 2 से निश्चित रूप से संहार एक संकेत मिलते हैं, पर अधिकांश अस्थियां जिन संदर्भों में मिली है वो इंगित करती है कि ये अत्यंत लापरवाही तथा श्रद्धाहीन तरीके से बनाए गए समाधान थे। शहर के अंतिम काल से संबंध विनाश का कोई स्तर नहीं है। व्यापक स्तर पर अग्निकुंड के चिन्ह नहीं है। चारों ओर फैले हथियारों के बीच कवचधारी सैनिकों के शव नहीं है। दुर्ग से जो शहर का एकमात्र किलेबंद भाग था, अंतिम आत्मरक्षण के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। G.F. डेल्स से मिथिकल पेशेकर एट मोहनजोदड़ो, इसके 1964 से इसको उल्लेखित किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि तथ्यों को सावधानीपूर्वक पुनरीक्षण कभी कभी पूर्ववर्ती व्याख्याओं के पूरी तरह से इसको उल्ट देता है, यानी पूरी तरीके से इसको बदल भी देता है दोस्तों। ठीक है ना? ओके। ईंट मन के ता अस्थियां, देखिएगा इसमें हड़प्पा सभ्यता की खोज। अब तक हमने हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण इस संदर्भ में किया है कि किस प्रकार पुरातत्वविदों ने भौतिक अवशेषों से एक
साथ जोड़ा है। लेकिन एक और कहानी भी है कि किस प्रकार पुरातत्वविदों ने सभ्यता की खोज की है। जब हड़प्पा सभ्यता के शहर नष्ट हो गए तो लोग धीरे धीरे उनके विषय में सब कुछ भूल गए थे। लेकिन सहस्त्रावधियों बाद, हजारों वर्ष बाद, सहस्त्रावधि होती है हजारों वर्षों बाद रहना आरंभ किया, तब यह नहीं समझ पाए कि थी बाढ़ आई थी या मिट्टी के कटाव के कारण अथवा खेत की जुताई किसने या फिर खजाने के लिए खुदाई किसमें, यदा कदा धरती की सतह पर आने वाली अपरिचित वस्तुओं को क्या अर्थ लगाया जाए ये किसी को पता नहीं था। लोग ऐसे ही इसकी खुदाई करने लग गए और देखते ही देखते एक नई वस्तु के रूप में लोगों के सामने मिला। अब यहाँ इस स्थल के ऊपर कनिगम क्या करते हैं, भ्रमण करने के लिए आते हैं और उन्होंने एक विश्वास होता है, एक भ्रम पैदा होता है। जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कनिंघम ने 19वीं शताब्दी के मध्य में पुरातात्विक उत्खनन आरंभ किए, तब पुरातत्वविद अपने अन्वेषणों के मार्गदर्शन के लिए लिखित स्रोतों का प्रयोग अधिक पसंद करते थे। यहां तक कि कनिंघम की मुख्य रुचि भी आरंभिक इतिहास के अंतर्गत थी, ठीक है ना। उसके बाद के कालों को से संबंधित पुरातत्व में थी। आरंभिक बस्तियों के पहचान के लिए उन्हें 4वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच उप महाद्वीप में आए चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों द्वारा छोड़े गए वृत्तांतों का प्रयोग भी किया गया है। कनिंघम ने अपने सर्वेक्षण के दौरान मिले अभिलेखों का संग्रहण, प्रलेखन तथा अनुवाद भी दोस्तों किया है। कनिंघम के द्वारा हड़प्पा से प्राप्त पहली ज्ञात मोहर का बनाया गया रेखा चित्र, यह कनिंघम को प्राप्त पहली मोहर मिली थी जिसका ये चित्र बनाया गया है, ठीक है ना। ओके, एक अंग्रेज ने कनिंघम को एक हड़प्पाई मोहर दी। उन्होंने मोहर पर ध्यान तो दिया पर उन्होंने एक ऐसे कालखंड में दी दिनांकित करने का असफल प्रयास किया गया जिसे वे परिचित थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि कई और लोगों की तरह से उनका भी यह मानना था कि भारतीय इतिहास का आरंभ गंगा की घाटी में पनपे शहरों के साथ हो सकता है, ठीक है ना। ओके जी, ये देख सकते हो हड़प्पा से प्राप्त मोहरें हैं और ये सबसे पहले ज्ञात मोहर है, ठीक है ना। कनिंघम के द्वारा इसका चित्र बनाया गया है जो आप लोगों के सामने स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। हाँ, एक नवीन प्राचीन सभ्यता। कालांतर में 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में दयाराम साहनी जैसे पुरातत्वविद ने हड़प्पा में मोहरें खोज निकाली, ठीक है। किसने? दयाराम साहनी ने। ऐतिहासिक स्तरों पर कहीं अधिक प्राचीन स्तरों से संबंध थी। अब इनके महत्व को समझा जाने लगा। एक अन्य पुरातत्वविद राखलदास बनर्जी ने हड़प्पा से मिली मोहरों को समान मोहरें मोहनजोदड़ो से भी खोज निकाली। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से समान मोहरें मिली है। राखलदास बनर्जी, RD बनर्जी, ध्यान रखना, राखलदास बनर्जी। इन खोजों के आधार पर 1924 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की और घोषणा की कि S.N. राव द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी में लिखते हैं कि मार्शल ने अपने भारत को जहां पाया था उससे 3000 वर्ष पीछे छोड़ा गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि मेसोपोटामिया के पुरास्थलों में हुए उत्खननों की हड़प्पा पुरास्थलों पर मिली मोहरें जैसी पर तब कब पहचान नहीं जा सकती, उसकी पहचान नहीं हो पाई थी। ये बात कौन लिखते हैं? ये दोस्तों M.S.N. राव लिखते हैं द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी पुस्तक में लिखते हैं कि मार्शल ने भारत को जहां पाया था वो 3000 वर्ष पूर्व की बातें हैं। ओके, ये देखिएगा। हाँ, एक छोटे टीले का स्तर विन्यास ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि स्तर सदैव क्षितिज नहीं था। हाँ, ध्यान से देखो, इसको देख लिया। मार्शल पुरास्थल के स्तर विन्यास पूरी तरह से अनदेखा कर टीले में समान परिमाण वाली नियमित क्षैतिज इकाइयों के साथ साथ उत्खनन का प्रयास भी करते थे, ठीक है ना। हाँ, परिणाम स्वरूप इन खोजों के लिए संदर्भ में बहुमूल्य जानकारी हमेशा के लिए लुप्त हो जाती थी। नई तकनीकी का प्रश्न 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने I.M. बहिलर ने इस समस्या का निदान किया। बहिलर ने पहचान की कि एक समान क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई की बजाय टीले के स्तर विन्यास का अनुसरण करना अधिक आवश्यक था। साथ ही सेना के पूर्व ब्रिगेडियर के रूप में उन्होंने पुरातत्व की पद्धति भी एक सैनिक परिशुद्धता का समावेश भी किया। हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक सीमाओं का आज की राष्ट्रीय सीमाओं से बहुत थोड़ा या कोई संबंध नहीं है, लेकिन उपमहाद्वीप के विभाजन तक पाकिस्तान से बनने के पश्चात सभ्यताओं के प्रमुख स्थल अब पाकिस्तान के क्षेत्र में हैं। इस कारण से भारतीय पुरातत्वविदों ने भारत में पुरास्थलों को चिन्हित करने का प्रयास किया।
कच्छ में हुए व्यापक सर्वेक्षण में कई हड़प्पाई बस्तियां प्रकाश में आई है दोस्तों, ठीक है ना। कई हड़प संस्कृतियां विकास में आई है, जिसके अंतर्गत आप कालीबंगा, लोथल है, राखी गढ़ी है, और हाल ही में धोलावीरा की खोज वहां पर अन्वेषण था, उत्खनन इन्हीं प्रयासों का हिस्सा है। नए अन्वेषण भी अभी भी जारी है, इनको खोज की गई है। इन दशकों से हमें पता चलता है कि 1980 के दशक से हड़प्पा अंतरराष्ट्रीय स्तर भी रुचि लगातार बढ़ती रही है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों स्थानों पर उपमहाद्वीप के तथा विदेशी विशेष के संयुक्त के रूप में इसका कार्य किया जा रहा है, ठीक है ना। ओके, और ये खोज किस प्रकार हुई, अपन इस टुकड़ों के माध्यम से इसको पढ़ सकते हैं। हड़प्पा में बहिलर का योगदान, बहिलर क्या लिखते हैं, आरंभिक पुरातत्वविद कई बार साहस की भावनाओं से कार्य करते थे। बहिलर ने हड़प्पा में आने अनुभव के विषय में यह लिखा, ये बहिलर जी लिखते हैं, मुझे याद आता है कि 1944 की एक गर्म रात को पुरातत्वविद सर्वेक्षण के नवयुक्त डायरेक्टर जनरल के रूप में अपने स्थानीय मुस्लिम अधिकारी के साथ हड़प्पा नामक एक छोटे से रेलवे स्टेशन से एक गहरे बालू के रास्ते में 4 मील के तांगे की सवारी कर प्राचीन स्तर के टीलों में जहां चांद की रोशनी से अवलोकित थी अंधेरे में इस सभ्यता को देखा और उसके समीप एक विश्राम गृह तक में पहुंचा। अपने चिंतित सहकर्मी की चेतावनी की हमें अपना निरीक्षण अगली सुबह 5:30 बजे आरंभ कर 7:30 बजे तक समाप्त कर देना चाहिए। ये बात सोचने के बाद फिर वो आगे बढ़ते हैं। इसके पश्चात बहुत अधिक गर्मी हो जाती है के बाद प्रवेश द्वार में काली आकृति के पंख वाले को धीरतापूर्वक बैठा छोड़ा पड़ोस की भीड़ से अनगिनत सियारों की रात की हवा को चीरती हुई आवाज के बीच में सोने चले गए। अगली सुबह 5:30 बजे हमारे छोटे से काफिले के बालू की टीले की ओर बढ़ना आरंभ कर दिया। 10 मिनट के भीतर ही में रुका और सबसे ऊंची टीले को देखते हुए अपनी दृष्टि को पर अविश्वास के साथ अपनी आंखें मलने लगा कि वाह, इतना ऊंचा टीला कैसे। 6 घंटे बाद में मेरे घबराए हुए कर्मचारी गण में सूर्य की तेज रोशनी में कुदालियों की और चाकुओं के साथ कठिन परिश्रम कर रहे थे। मुझे डर है कि मेरे सहयोगी काम के मेरे जुनून के कारण मुझे सनकी न समझ ले, यानी उस चीज को आलस्य के रूप में न देखे। वो अपने लगातार उस कार्य को करते जा रहे थे और आखिरकार उन्होंने अपनी क्या सफलता हासिल कर ली है। अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्याएं, अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्याएं दोस्तों। जैसा कि हमने देखा हड़प्पाई लिपि में इस प्राचीन सभ्यता को जानने में कोई मदद नहीं मिलती है, बल्कि भौतिक साक्ष्य हैं। पुरातत्वविदों को हड़प्पाई जीवन को ठीक प्रकार से पुनर्जीवित करने के लिए इसमें मर्द भांड मिले हैं, औजार मिले हैं, आभूषण और घरेलू सामान भी हो सकते हैं। और ये इनमें कपड़ा, चमड़ा, लकड़ी, सरकंडे जैसी जैविक पदार्थ सामान्य रूप से सड़ जाते हैं और इनमें बच जाते हैं पत्थर, पक्की हुई मिट्टी और धातु। यह भी याद रखना आवश्यक है कि केवल टूटी हुई अथवा अनुपयोगी वस्तुओं को फेंकी जाती थी, अन्य वस्तुएं सभ्यता पुनः चक्रित की जाती थी, यानी उसको पुनः बनाया जाता था। खोजों का अब वर्गीकरण देखिएगा। पुरावस्तुओं की पुनः प्राप्ति पुरातात्विक उद्यम का आरंभ मात्र है। इसके बाद पुरातत्वविद अपनी खोजों को वर्गीकृत करते हैं। वर्गीकरण के एक सामान्य सिद्धांत प्रयुक्त पदार्थ जैसे पत्थर, मिट्टी, धातु, अस्थियां, हाथीदांत आदि के संबंध में होता है, ठीक है ना। इनको ध्यान रखना। इसमें मनके हैं, चक्कियां हैं, पत्थर के फलक हैं, इन सभी बातों के बारे में हम चर्चा पहले कर चुके हैं, ठीक है ना। हाँ, मात्र देवी की मूर्ति देखिएगा, मात्र देवी की मूर्ति। हाँ, पुरातत्व की व्याख्या की समस्या समझो सबसे अधिक धार्मिक प्रथाओं के पुनर्निर्माण के प्रयासों के सामने आती है, ठीक है ना। ये मरण मूर्तियां मिली हैं, आभूषणों, इसके अंदर आभूषणों से लदी हुई मूर्तियां हैं। ये दोस्तों आभूषण है, ये इसके आभूषण है। इस प्रकार से यहां तक इसके आभूषण है दोस्तों, ये आभूषण है इनके, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, ये मोहरें मिली है और एक आद्य शिव की इसमें मोहर है, यानी इसमें क्या होता है, देवी देवताओं के मूर्ति के रूप में ये पूजा की जाती थी इनका, ठीक है ना। और इसके अंतर्गत एक ध्यान रखना, कुछ जानवर जैसे कि एक सींग वाला जानवर मोहरों पर बनाए जानवर मिला है, जिसको बोलते हैं एक श्रृंगी। क्या बोलते हैं, जिसे आमतौर पर एक श्रृंगी कहा जाता है, एक सिंह का बैल, ठीक है ना। ओके, और कुछ मोहरों पर एक आकृति से पालथी मारकर योगी की मुद्रा में बैठा है, यानी पलाथी मारकर एक व्यक्ति बैठा है योगी की मुद्रा में।
ठीक है ना। और कभी कभी जिसे जानवरों से घिरा दर्शाया गया हो वह आद्य शिव है, अर्थात हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक को आर्मिक रूप की संज्ञा दी गई है। इसके अतिरिक्त पत्थर ये आद्य शिव है, ठीक है ना, ध्यान रखना। इसके चारों ओर पशुओं, ये देखिएगा इसके चारों ओर अलग अलग जानवरों का चित्र है, ठीक है ना। हाँ, इसको आद्य शिव कहा जाता है। हाँ, और उदाहरण के लिए आइए हम आद्य शिव मोहरों को देखते हैं। सबसे आरंभिक धार्मिक ग्रंथ है, आरंभिक धार्मिक ग्रंथ ऋग्वेद में 1500 ईसा से 1000 ईसा पूर्व के बीच संकलित, इसमें रुद्र नामक एक देवता का उल्लेख भी मिलता है, रुद्र नामक, ठीक है ना। लिंग उस परिष्कृत अतः पत्थर को कहा जाता है जिसकी पूजा भगवान शिव के रूप में की जाती है, ठीक है ना। हाँ, तो मतलब देवी देवताओं की भी वो पूजा करते थे। ये देखिएगा मोहरे एवं लिंग, लिंग अभी आपको बताया क्या था, उस परिष्कृत पत्थर को कहा जाता है जिसकी पूजा भगवान शिव के रूप में करती है, उसको लिंग कहा जाता था। उसको क्या कहा जाता था? लिंग कहा जाता था, ठीक है ना। हाँ, ये देखिएगा जादू इलाज करने के लिए शक्ति होने के साथ दूसरी दुनिया में संपर्क साधने सामर्थ्य का दावा करते हैं। ये मोहरे या लिंग मिली है जिसे शिव के रूप में इसकी पूजा की जाती है, जिसे इसको शिवलिंग के रूप में भी आजकल लोग हम पूछते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो देखिएगा ये है, हाँ, हड़प्पा सभ्यताओं के लोग बिल्कुल सबसे अधिक उत्खननों में से एक मैकिन पत्थरों विषय में कहते हैं कि लाजवंत मणि जिस पर चार्ल्ड शेडनी था अन्य पत्थरों से बने छोटे आकार के शंकु सुंदरता तरासे और तैयार किए गए ये चित्र मिले हैं दोस्तों। और ये मिले हैं पक्की मिट्टी का खिलौना गाड़ी, ये बच्चों के लिए क्या है? खिलौना गाड़ी मिली है, ये पक्के ईंटों से मिले हैं, ठीक है ना। ये आगे गाड़ी, पीछे गाड़ी है और आगे इसके बैल जुड़े हुए हैं, तो ये खिलौना गाड़ी मिली है, ईंट मन के, ठीक है ना। ये भाग इंपोर्टेंट रहेगा, यहां से परीक्षा की दृष्टि से याद रखना। 20 लाख वर्ष पूर्व वर्तमान से पूर्व निम्न पुरापाषाण है, 80,000 ये मध्य पाषाण उच्च पाषाण, ठीक है ना, इसको भी याद रख लेना। लेकिन हमें याद रखना है हड़प्पा, आरंभिक, इनको ज्यादा याद रखना है आपको, आप इन चारों को ज्यादा याद रखना है क्योंकि मध्य पूरा पाषाण ये आपके सिलेबस में नहीं है। ओके, यस। हाँ, हड़प्पाई सभ्यता में क्या क्या मिली है ये भी यहाँ पर हड़प्पाई सभ्यता के बारे में विस्तार से यदि आपसे पूछेगा तो 1875 में हड़प्पाई मोहर पर एक कनिंगम की रिपोर्ट मिली है। 20वीं शताब्दी 1921 में माधव स्वरूप वत्स द्वारा हड़प्पा में उत्खनन का आरंभ किया गया था। 1925 में मोहनजोदड़ो में उत्खनन का प्रारंभ किया। उत्खनन का मतलब होता है खुदाई करना। 1946 में आर.एम. बहिलर द्वारा हड़प्पा में उत्खनन किया गया है। 55 में दोस्तों एस.आर. राव द्वारा लोथल में खुदाई का प्रयोग किया गया है। 1960 में बीबी लाल और बी.के. थापा के नेतृत्व में कालीबंगा के उत्खननों का आरंभ किया गया है। 74 में एम.आर. मुगल द्वारा बावलपुर में अन्वेषणों का आरंभ किया गया, यानी खोज किया गया था। 80 में जर्मन इतालवी संयुक्त दल द्वारा मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषणों का आरंभ किया गया है। 86 में अमेरिकी दल द्वारा हड़प्पा में उत्खननों का आरंभ हुआ और 1990 में एस.एस. रिस्ट द्वारा धौलावीरा में उत्खननों का प्रारंभ किया गया, उसकी शुरुआत की गई है दोस्तों, ठीक है। हाँ, अब आपके प्रश्न शुरू हो जाते हैं। देखिएगा इसमें प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता 100 से 150 शब्दों में उसके आंसर है। हड़प्पा सभ्यता के शहरों के लोगों के उपलब्ध भोजन सामग्री, क्या क्या भोजन, यहाँ पर अनाज क्या क्या मिले हैं उस बातों को आपको बताया गया है। वहां से भोजन सामग्री के बारे में बात करनी है और इन वस्तुओं को उपलब्ध कराने वाले समूह कौन सा है, तो ध्यान रखना ये बातों पर। पुरातत्वविद हड़प्पाई समाज में सामाजिक आर्थिक विभिन्नताएं, हड़प्पा और में सामाजिक आर्थिक लोगों में भिन्नताएं कैसे हैं। मोहरे अलग मिली है और वहां पर शवों के साथ कहीं पर आपको आभूषण मिले, कहीं पर नहीं मिला है, कहीं पर मोहरे मिली हैं, ठीक है ना। क्या आप इस सभ्यता से सहमत हैं? हड़प्पा सभ्यता के शहरों की जल निकासी प्रणाली कैसे है, उसके नगर नियोजन, जो अपने शहरों का चित्र देखा था उसके ऊपर चर्चा करनी है, ठीक है ना। ओके, हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ, भाई हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो मनके बनाते हैं उसके लिए किन पदार्थों का प्रयोग किया जाता था, उसकी पूरी प्रक्रिया को समझाना है, ठीक है ना। चित्र 1 को देखिए और उसका वर्णन कीजिए, सब किस प्रकार रखा गया था और उसके समीप कौन सी वस्तुएं रखी गई है और इसमें कंकाल के लिंग का पता चलता है क्या। ये देखिएगा चित्र है यहाँ, ये चित्र, ठीक है ना। हाँ, ये मानव कंकाल का चित्र है दोस्तों,
ये यहाँ पर मानव है, ये मानव कंकाल है, और इस शव के साथ ये यहाँ पर मानव का क्या है, शव है, और ये क्या रखा गया है, ये इसके साथ में बर्तन रखे गए हैं, ठीक है ना। ओके, ये वस्तुएं हैं, ये वस्तु रखी गई है, ठीक है। अब हमें ये कंकाल मिला है, ओनली अस्थि पंजर मिला है, ये क्या मिला है, अस्थि पंजर मिला है, और इसे ये भी अंदाजा नहीं लगाया जाता कि मानव है, ये महिला है या पुरुष है, ठीक है ना। तो इस चीज को भी ध्यान रखना, इसके ऊपर भी व्याख्या करनी है आपको। और अब थोड़े बड़े प्रश्न, मोहनजोदड़ो की कुछ विशिष्टताओं का वर्णन कीजिए। मोहनजोदड़ो में क्या क्या मिला है उसकी पूरी डिटेल से आपको प्रश्न करना है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल कहां से लाते थे, किस प्रकार लाते थे, इसकी बात भी मैंने आपको बताई थी। चर्चा कीजिए कि पुरातत्वविद किस प्रकार के अतीत का पुनर्निर्माण करते, कैसे वो सोचते हैं। हड़प्पाई समाज के शासकों द्वारा किए जाने वाले संभावित कार्यों की चर्चा की, संभावित कार्य हड़प्पा के लोग क्या क्या करते हैं, संभावित है। मानचित्रकारी है, इस प्रकार से ये प्रश्न है जहां से इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें दो प्रश्न ज्यादा, एक तो हड़प्पा से छोटा प्रश्न पूछ सकता है या बड़ा पूछ सकता है, और एक है मोहनजोदड़ो। दोस्तों दो प्रश्न है, इसको काफी अच्छे से आपको तैयार करना है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से। पार्ट नंबर 1 दो प्रश्न, पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न, इन दोनों में से आपको एक प्रश्न पक्का ही मिल जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से आपका फर्स्ट चैप्टर दोस्तों समाप्त हो जाता है। पहला चैप्टर इस प्रकार से क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ओके, तो अब हम दूसरे चैप्टर के साथ दूसरी क्लास के अंतर्गत चर्चा करेंगे। अब आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। ओके, दूसरे चैप्टर के साथ हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।